केमिस्ट्री में ये टॉपिक शेष रह गया है विलयन में, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अणुसंख्य गुण। देखो, हमने जितने भी अणुसंख्य गुण आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो बाष्प दाब का अवनमन है, चाहे क्वथनांक का उन्नयन है, चाहे हिमांक का अवनमन है, वे सभी जो गुण हैं, जो अणुसंख्य गुण हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं अणुओं की संख्या पर। अगर अणुओं की संख्या घटती बढ़ती है तो फिर ये नियम लागू नहीं हो पाते हैं। तो असामान्य अणुसंख्य गुण का मतलब क्या हुआ कि हम जब जब आपको लिखाते हैं कि क्वथनांक उन्नयन, तो उसमें एक शब्द डालते हैं कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य घोला जाता है तो फिर आगे की जो भी डेफिनेशंस है, क्वथनांक बढ़ जाता है या हिमांक घट जाता है। हम ज्यादातर जो विलय मिलाते हैं वो है अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य का मतलब होता है कि जो विद्युत अपघट्य न हो। विद्युत अपघट्य जैसे NaCl विद्युत अपघट्य है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसे किसी विलायक में घोलोगे तो ये डालोगे तो एक, लेकिन दो भागों में टूट जाएगा, Na+ में और Cl- में। तो यहां पे तो है डालने से पहले एक अणु, और विलयन में गया तो बन गए दो अणु। अब बताओ, कहीं अणुओं की संख्या स्थिर रही? भाई विलयन में डालने से पहले डाला आपने एक अणु, लेकिन बन गए दो अणु, तो कहीं विलयन में अणुओं की संख्या स्थिर रही? नहीं रही। तो फिर भाई ये अणुसंख्य गुण इन पर काम नहीं कर पाएंगे, उनकी परिभाषाएं। इसीलिए इनके अणुसंख्य गुण जो हैं वो सामान्य नहीं होते, वो हो जाते हैं कुछ अलग। ये विद्युत अपघट्य। एक चीज और होती है संगुणित होने वाले पदार्थ। संगुणित होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे होते हैं भाई कि अगर डालेंगे तो हम उसके 5 अणु, लेकिन रह गए मानो 3 अणु। वो विलयन में जाते ही दो अणु, एक अणु आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे आपका CH3COOH है, अगर आप इसके 10 अणु डालेंगे विलयन में तो इसमें रह जाएंगे 5 अणु। क्यों? क्योंकि इसके दो अणु आपस में जुड़कर द्वितीय बना लेते हैं और इसमें आधे अणु रह जाते हैं। तो जो ऐसे पदार्थ हैं जो या तो एक अणु के 2 अणु बना दें, यानी विलयन में डालने पर, विलयन बनाने पर अणुओं की संख्या बढ़ जाए, या फिर अणुओं की संख्या घट जाए। तो जिनमें अणुओं की संख्या बढ़ जाती है उन्हें तो बोलते हैं विद्युत अपघट्य। वो एक पार्ट 2 पार्टों में, 3 पार्टों में टूट जाएगा। और जिनमें अणुओं की संख्या घट जाती है उन्हें बोलते हैं हम संगुणित होने वाले पदार्थ। क्यों? क्योंकि वो उसमें ऐड हो जाते हैं, दो अणु मिलके एक अणु बना लेगा। तो ऐसे पदार्थों के लिए ये हमने विलयन में जितने भी गुण पढ़ाए हैं अणुसंख्य गुण, वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। जैसे आप NaCl का विलयन बनाओ, मानो आपने NaCl का विलयन बनाया किसमें? जल में। अब जल में आपने NaCl का विलयन बनाया तो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा कहती है कि इसका क्वथनांक बढ़ जाना चाहिए। आपने मानो 10 ग्राम घोला, 10 ग्राम NaCl को, और आपने 100 ग्राम पानी में घोल दिया। कितने में? 100 ग्राम पानी में घोल दिया। ठीक है। अब इसका जो Kb है मानो 0.5 हो। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि Kb की वैल्यू 0.5 है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे कि भाई विलय जो होगा डेल्टा TB, यानी इसका क्वथनांक इतना बढ़ के आना चाहिए, Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे कैपिटल M इंटू कैपिटल W। तो डेल्टा TB हमारा इतना आना चाहिए। इस हिसाब से 0.5, स्मॉल w आपने कितना बोला? 10 ग्राम गुणा 1000 बट्टे आपका NaCl का परमाणु भार निकलेगा लगभग 58.5, Na का 23, Cl का 35.5, 58.5, और इंटू ये कितना है? 100 ग्राम। 100 से ये 10 बार कट गया और ये 100 हो गया ऊपर,
तो इतना आना चाहिए भाई 50/58.5, या ऐसे लिख लूं 500/585। इतनी उसके क्वथनांक में वृद्धि होनी चाहिए कैलकुलेशन के अनुसार। लेकिन आप इस बात को अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे, अगर आपने प्रैक्टिकल करके देखा कि आपने 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम पानी में मिलाया और फिर उसको उबाल के देखा, तो आप पाओगे कि उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि इतनी नहीं होती है जितनी कि इस कैलकुलेशन के अनुसार या इस नियम के अनुसार होनी चाहिए। फिर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि बाय द वे सपोज करो होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए मानव वृद्धि, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ये 1.5 नहीं होगी, ये 2 हो सकती है, ये 2.5 हो सकती है, कुछ अलग वैल्यू फाइंड होगी आपको। मतलब कि अगर आप विद्युत अपघट्य का विलयन बनाएंगे और इन कैलकुलेशंस को करके जो कथनांक उन्नयन की है या हिमांक अवनमन की है, तो आप कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकालोगे कि इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, उस अणुसंख्य गुण का मान उतना नहीं आएगा, उससे कुछ डिफरेंट आएगा। इसी को बोलते हैं असामान्य अणुसंख्य गुण। मतलब ये फॉर्मूला पूरी तरह इस पे लागू नहीं होगा, इसलिए इनके इन गुणों को हम असामान्य अणुसंख्य गुण बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशंस में हम लिखवा देते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के लिए अथवा विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए अणुसंख्य गुण। अब अणुसंख्य गुण तो आप जान ही रहे होंगे, चीख चीख के हम बोल रहे हैं। क्वथनांक उन्नयन हो सकता है, हिमांक अवनमन हो सकता है, वगैरह जो भी है, पराशर दाब भी हो सकता है। अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान, प्रेक्षित का मतलब होता है जो हमें प्रैक्टिकल करके रियल वैल्यू मिली, और परकलित मान, परकलित मान भिन्न भिन्न होते हैं। होते क्या, होने ही चाहिए, क्योंकि भाई उसमें अणुओं की संख्या में कमी बढ़ोतरी होगी तो अपने आप अणुसंख्य गुण की वैल्यू बदल जाएगी। इसे असामान्य अणुसंख्य गुण कहते हैं। बस इतनी सी बात है कि अगर विद्युत अपघट्य के लिए या विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए अणुसंख्य गुण का मान निकालेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल करने पर कुछ और वैल्यू आएगी और वैसे हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। उसको बोलेंगे हम असामान्य अणुसंख्य गुण। मतलब इनका अणुसंख्य गुण सामान्य नहीं रहा, इसी को असामान्य अणुसंख्य गुण कहते हैं। इसके आगे एक और चीज है कि फिर हम इनके लिए सूत्रों को लागू कैसे करें, कि सर अगर NaCl का विलयन बन जाए तो उसमें हम कैसे देख पाएंगे कि भाई उसका रियल जो है क्वथनांक उन्नयन कितना होगा, उसका रियल में पराशर दाब कितना होगा। क्योंकि आप वैसे कैलकुलेशन से निकालोगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग आएगी, प्रैक्टिकल पे कुछ अलग आएगा, रियल में कुछ अलग होगा। तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक और चीज है परासरण गुणांक या वन हाफ गुणांक। वन हाफ गुणांक ये इंपोर्टेंट है भाई टॉपिक, इस साल बढ़ा है, पिछली साल नहीं था। तो जो अणुसंख्य गुण है के प्रेक्षित मान और परकलित मान, परकलित मतलब कैलकुलेशन से प्राप्त जो है, का अनुपात वन हाफ गुणांक कहलाता है। इसे हम I से दिखाते हैं। I बराबर
प्रेक्षित मान बटे परकलित मान, परकलित मान। लेकिन इस आधार पर इसका मूलर द्रव्यमान या अणुभार भी अलग अलग फाइंड होगा। तो अणुभार के रूप में ये होता है सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार बटे असामान्य। असामान्य का मतलब है जो हमें प्राप्त हुआ, असामान्य अणुभार। और अगर आप इसे अणुओं की संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं तो आई की एक वैल्यू ये भी हो सकती है, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। वियोजन के बाद अणुओं की संख्या बट्टे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। अणुभार के रूप में ये हो सकता है और अणु संख्या गुण के रूप में ये हो सकता है आई का फॉर्मूला। एक और बात भाई यहां पे ध्यान में रख लीजिए आप, वो क्या, वो ये कि अगर विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान 1 से अधिक होगा। भाई इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हो आई बराबर, अगर इसे रूप में ले लीजिए तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या और बट्टे पूर्व अणुओं की संख्या। तो अब आप ही बताइए कि अगर कोई चीज विद्युत अपघट्य होगी तो वियोजन के बाद उसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। हो सकता है 1 के 2 बने, 1 के 3 बने, और वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या मानो 1 हो। तो इस हिसाब में आई का जो मान प्राप्त होगा वो 1 से ज्यादा ही प्राप्त होगा। जैसे NaCl के लिए देख लो, तो NaCl एक अणु 2 अणुओं में तो टूटता है, तो वियोजन से बाद में अणुओं की संख्या कितनी हो गई 2, वियोजन के पहले 1, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी बन गई 2 बन गई। ठीक है, अब मानो आप BaCl2 को देख लीजिए, देखो Ba प्लस 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 2Cl माइनस, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या कितनी बन गई 3, 1 प्लस का है 2 माइनस के 3 बटे वियोजन से पहले 1, इसके लिए इसका मान कितना हो गया 3 हो गया। तो विद्युत अपघट्य में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, इसलिए उनके लिए आई का मान 1 से हमेशा ज्यादा प्राप्त होगा। ये भी नहीं कि मैं कहता हूं कि 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 1.5 भी प्राप्त हो सकता है। और अगर ये चीज संगुणित होने वाले पदार्थ हैं, अब आप जानते हो कि संगुणित होने वाले पदार्थों में अणुओं की संख्या घटती है वियोजन के बाद, क्योंकि जैसे ही उसे पानी में डालेंगे, किसी विलायक में डालेंगे, 2-2 अणु मिलकर 1-1 बना रहे हैं, 3-3 अणु मिलकर 1-1 बना रहे हैं, तो उसमें अणुओं की संख्या घटेगी न कि बढ़ेगी। तो उनके लिए फिर आई का मान 1 से कम प्राप्त होगा, आई का मान 1 से कम प्राप्त होगा। और अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के लिए इसके लिए आई का मान 1 ही होगा, क्योंकि अवाष्पशील विद्युत अपघट्य है तो ना उसमें अणुओं की संख्या बढ़ेगी और ना ही अणुओं की संख्या घटेगी। तो जिनमें अणुओं की संख्या बढ़ेगी 1 से ज्यादा प्राप्त होगा विद्युत अपघट्य में, अणुओं की संख्या घटेगी 1 से कम प्राप्त होना चाहिए, और अगर समान है तो वो 1 ही प्राप्त होना चाहिए। आई का मान किसका, आई का। अब अभी आपने कहा कि सर इनके लिए फॉर्मूले कैसे लगाएंगे। जितने भी हमारे अणुसंख्य गुणों के आधार पर फॉर्मूले हैं उनमें बस आई ऐड करते जाइए। सो ये फॉर्मूले विद्युत अपघट्य के लिए या विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए लागू हो जाएंगे। देखो, जैसे एक फॉर्मूला है PV बराबर W/mST, तनु विलयनों का सामान्य समीकरण। अगर विद्युत अपघट्य के लिए लिखते हो
विद्युत अपघट्य या संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए तो बस इसमें आई और ऐड कर दीजिए। पीवी बराबर आई डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। बस एक फॉर्मूला है डेल्टा टीबी बराबर के बी स्मॉल डब्ल्यू 1000 एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू क्वथनांक उन्नयन का। और विद्युत अपघट्य के लिए इसे लिखेंगे या संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए तो आप इसे केवल इतना लिख दीजिए डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। मतलब कहने का ये है केवल आई ऐड करते जाइए, अपने आप ये फॉर्मूले उनके लिए लागू होते जाएंगे। बस आपको आई का मल्टीप्लिकेशन करना है, सारी गणना फिर इनके आधार पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये खत्म।